कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारत के पहले प्रधानमंत्री और देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले जवाहरलाल नेहरू अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे। अपनी प्रशासनिक क्षमताओं की वजह से जवाहरलाल नेहरू को आज भी बड़े ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले नेहरू जी सन 1964 तक इस पद पर बने रहे। जवाहरलाल नेहरू ने संसदीय सरकार की स्थापना में अपना सहयोग देने के अलावा विदेशी मामलों में भी अपनी सूझबूझ से भारत को बाहरी मुल्कों में वाजिब सम्मान दिलाने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आज आपका स्वागत करती हूं अपने खास कार्यक्रम बड़ी हस्ती में। आज हम इस कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी से जुड़े तमाम बातों पर रोशनी डालेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने देश को आज़ाद कराने वाले आंदोलनों में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ही, साथ ही उन्होंने आज़ाद भारत को एक सूत्र में पिरोने में भी अमिट योगदान दिया। तो आइए जवाहरलाल नेहरू के जीवन को शुरू से जानने का प्रयास करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर सन 1889 को कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेहरू जी का परिवार 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कश्मीर से इलाहाबाद आ गया था। नेहरू जी के पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू व माता जी का नाम स्वरूप रानी था। नेहरू जी अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे और अपनी दोनों बहनों से बड़े थे। नेहरू जी की बहन विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। नेहरू जी की शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई थी। 14 साल की उम्र तक नेहरू जी ने घर पर ही कई अंग्रेजी अध्यापकों और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। उस वक्त नेहरू जी की उम्र 15 साल की थी जब उन्हें 1905 में आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। हैरो स्कूल में दाखिला लेने के 2 साल बाद नेहरू जी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए। यहाँ नेहरू जी ने 3 साल तक शिक्षा हासिल करने के बाद प्रकृति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद नेहरू जी ने लंदन के इनर टेम्पल में 2 वर्ष बिताकर वकालत की पढ़ाई भी की। वहीं भारत लौटने के 4 वर्ष बाद मार्च सन 1916 में नेहरू जी का विवाह कमला कौल के साथ हुआ, जिसके बाद साल 1917 में नेहरू जी के घर इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म हुआ, जिनको आगे चलकर इंदिरा गांधी के रूप में देश और दुनिया के लोगों ने जाना। वैसे इंदिरा के अलावा नेहरू जी के यहाँ एक पुत्र का भी जन्म हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। खैर, नेहरू जी ने बैरिस्टर में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने इलाहाबाद में अपनी वकालत शुरू कर दी। वकालत में नेहरू जी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे राजनीति में भी भाग लेना शुरू कर दिया। वैसे जिस वक्त नेहरू जी विदेश से पढ़ाई कर लौटे थे तो उन्होंने सन 1912 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। भारतीय राजनीति में अपने कदम बढ़ाने के साथ ही नेहरू जी अपनी वकालत को भी जारी रखना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो सका क्योंकि उनका मन वकालत से ज्यादा राजनीति में लगता था। यहाँ तक कि नेहरू जी वकालत और वकील दोनों को ही नापसंद करते थे। वैसे भी उस वक्त समूचे देश में आज़ादी को लेकर एक लहर बन रही थी। उनके साथ के तमाम लोग आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। नेहरू भी भीतर ही भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे। इसी दौरान सन 1916 में नेहरू जी की मुलाकात लखनऊ अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी से हो गई। आइए जानते हैं कि कैसे नेहरू जी का रुझान राजनीति की तरफ बढ़ता गया। जिस समय नेहरू जी की मुलाकात गांधी जी से हुई थी, उस वक्त आजादी की लड़ाई में गांधी जी का बहुत बड़ा रुतबा था। उम्र के लिहाज से भी नेहरू जी गांधी जी से तकरीबन 20 साल बड़े थे। बड़ी बात तो ये है कि शुरुआती मुलाकात में दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सके। सन 1929 में
कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष चुने जाने तक नेहरू भारतीय राजनीति में अग्रणी पायदान के नेता नहीं बन सके थे। वैसे समय के साथ साथ नेहरू जी की दखल लगातार भारतीय राजनीति में अब बढ़ने लगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में नेहरू देशबंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी के सहयोगी रहे। 1921 के असहयोग आंदोलन में तो नेहरू जी महात्मा गांधी के अत्यधिक निकट आ चुके थे। नेहरू और गांधी जी का ये संबंध समय के साथ लगातार और मजबूत होता चला गया। गांधी जी ने नेहरू को राजनीति में अपना अनुयायी बना लिया। इस दौरान कई बार नेहरू जी को जेल यात्रा तक करनी पड़ी। अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के नरसंहार के रूप में सरकारी दमन खुलकर सामने आया। ब्रिटिश सेना कमांडरों ने निहत्थे भारतीयों की एक सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, जिसमें 379 लोग मारे गए और कम से कम 1200 लोग घायल हुए। इस दुखद घटना का विरोध करते हुए नेहरू जी ने कहा था, प्रत्येक आंख के प्रत्येक आंसू को पोंछ दिया जाए। ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू है और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। 1980 के आखिर में जब कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ प्रांतों में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तब पहली बार नेहरू जेल गए। उसके बाद 24 वर्ष में नेहरू जी को 8 बार जेल जाना पड़ा। अपने देश को आजाद कराए जाने की खातिर नेहरू जी ने कुल मिलाकर 9 साल से ज्यादा वक्त जेलों में बिताया। नेहरू जी ने महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। असहयोग आंदोलन की बात हो, नमक सत्याग्रह हो या फिर सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सभी में नेहरू जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वाकई ये एक ऐसा दौर था जब पूरा देश आजादी हासिल करने को बेचैन था। आजादी को हासिल करने के लिए नेहरू जी को गांधी जी का तरीका पसंद था, क्योंकि वो अहिंसा के जरिए देश को आजाद कराना चाहते थे। अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए नेहरू को तमाम बार जेल तक जाना पड़ा। देश की आजादी के बाद नेहरू जी को देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो देश को एकता के सूत्र में बांध कर चले, क्योंकि जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी उसके ठीक एक दिन पहले हमारे मुल्क से अलग होकर पाकिस्तान बन गया था। आइए देखते हैं कि किस तरह से देश को आज़ादी हासिल हुई और नेहरू जी ने आज़ाद देश के लिए क्या क्या योगदान दिया। 15 अगस्त भारत के साथ ही पूरी दुनिया के लिए भी ऐतिहासिक घटना का दिन होगा। इस दिन दुनिया से औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का अंत हो जाएगा, जिसकी नींव 150 वर्ष पहले ब्रिटेन ने भारत में डाली थी। वहीं 14 अगस्त सन 1947 को भारत से अलग होकर पाकिस्तान नाम का मुल्क बन चुका था। खैर, ब्रिटिश कब्जे से आज़ाद हुए भारत में अपने संविधान के तहत पहला चुनाव हुआ, जिसमें देश की जनता ने मतदान के अधिकार का खूब प्रयोग किया। इस चुनाव के समय मतदाताओं की कुल संख्या 17 करोड़ 60 लाख थी, जिनमें से सिर्फ 15% ही साक्षर थे। सन 1952 में हुए पहले आम चुनाव में निरक्षरता के बावजूद पूरे देश में 60% वोटिंग हुई, जबकि पहले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 364 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी की अगुवाई में एक और अहम फैसला लेते हुए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई। आजादी के बाद देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने के साथ ही नेहरू जी के नाम तमाम तरह की उपलब्धियां रही। 1962 में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भले ही भारत अपने पड़ोसी मुल्क चीन से युद्ध हार गया था, लेकिन बावजूद इसके देशवासी नेहरू जी को अपना आदर्श मानते रहे। वैसे ये भी माना जाता है कि जब महात्मा गांधी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने लौह पुरुष पटेल से ज्यादा वीर्यता नेहरू जी को देते हुए उन्हें इस पद के लिए चुना था। वाकई नेहरू जी का व्यक्तित्व इतना सरल था कि हर कोई उनके पास खिंचा चला आता था। देश भर में जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे भी नेहरू जी बच्चों को बेहद प्यार करते थे और यही कारण था कि उन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी बुलाया जाता था।
सही मायनों में जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए अपना अमूल्य योगदान देते हुए भारत को दुनिया में एक अलग मुकाम दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। साथ ही नेहरू जी अपनी पीढ़ी के सबसे महानतम व्यक्ति थे। नेहरू जी ने देशवासियों में निर्धनों तथा अछूतों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भी काफ़ी काम किया। चीन के साथ युद्ध होने के कुछ समय बाद नेहरू जी के स्वास्थ्य में गिरावट देखी गई। नेहरू जी को सन 1963 और सन 1964 में दिल का दौरा तो पड़ा, लेकिन उनका शरीर उसे झेल गया। लेकिन तीसरे दौरे ने 27 मई सन 1964 में नेहरू जी को सदा के लिए हमसे जुदा कर दिया। समूचा देश आज भी नेहरू जी को याद करता है और उन्हें बहुत ही सम्मान देता है। तो ये था इस हफ्ते का हमारा बड़ी हस्ती का ये कार्यक्रम। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी महान शख्सियत के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।